के हवाले से जो हाल अहवाल है आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुलाम नबी आजाद का जम्मू दौरा और जम्मू के अंदर आज कश्मीरी पंडितों से उनकी मुलाकात। नगरोटा जम्मू के इलाके के अंदर जो जट्टी का इलाका है वहां पर आज गुलाम नबी आजाद ने कश्मीरी पंडितों की एक मीटिंग से, एक कन्वेंशन से यहां खिताब भी किया। आरएसजेब जो पार्टी के सीनियर लीडर है वो भी उनके हमरा थे और भी जो पंडित बिरादरी के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के साथ मुंसलिक लोग हैं वो भी यहां पर मौजूद थे। और इस तरह से यहां पर जब गुलाम नबी आजाद ने खिताब किया तो उस दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडितों को जो दरपेश मसाइल है उन्हें उजागर करने की कोशिश की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर के अंदर बहसीयत चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त उन्होंने कौन कौन से इकदाम उठाए और कैसे उन्होंने कश्मीरी पंडितों के जो मामलात है उनको हल करने की कोशिश की थी। लेकिन आज उन्होंने जब यहां पर बात की तो उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को जो कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों को जो पैकेज दिया जाता है तब से कई सारी पीढ़ियां गुजर गई हैं जब उनके हक में उस पैकेज का ऐलान किया गया था और उन्होंने कहा कि यह पैकेज 3 गुना आज बढ़ना चाहिए था, बल्कि इसके बरक्स इसको घटा दिया गया है। चाहे राशन हो, चाहे चावल हो, चाहे चीनी हो, गुलाम नबी आजाद का कहना है कि उसमें कमी लाई गई है। उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग के बाद सभी सरकारें ताज़त पुरसी के लिए इन कश्मीरी पंडितों के पास आ जाते हैं, लेकिन जब यही कश्मीरी पंडित सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हैं तो कोई पुरसानी हाल नहीं होता है। गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो जो पैकेज दिया था उस वक्त, उसके बाद अब तीसरी जनरेशन आई, उनके बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए, तो उस वक्त जो पैकेज था वो पैकेज आज 3 गुना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि एक घर की आबादी 2 से आज 10 हो गई है या 8 हो गई है। लेकिन पैकेज हर साल उसमें से कुछ न कुछ काटा जाता है, या चावल काटा जाता है, या आटा काटा जाता है, चीनी काटी जाती है। तो आखिरकार ये डिस्प्लेस्ड हैं, खुद तो नहीं आए हैं खुशी से। कश्मीर में हालात ऐसे पैदा हो गए जिसकी वजह से इनको घर बार जमीन सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। और यहाँ अब जो पैकेज है, और ये कोई पैकेज आज इन पर एहसान नहीं है कि मुफ्त देते हैं। हम तो वजीर आजम साहब तो कहते हैं हम 70 करोड़ लोगों को देते हैं मुफ्त, तो 70 करोड़ में 20 लाख 30 लाख तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये कटौती और सिलेक्टेड किलिंग हुई, सिलेक्टिव किलिंग हुई, सब पॉलिटिकल पार्टीज और सब सरकारें पहुंच गई उनको। गुलाम नबी आजाद यहीं पर नहीं रुके, बल्कि गुलाम नबी आजाद ने और भी मामलात को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम और खासतौर पर कश्मीर के अवाम अपने आप को आइसोलेटेड पाते हैं, बिल्कुल इलाहिदा पाते हैं, इस एतबार से कि मरकजी सरकार को उनकी तरफ तवज्जो दे देना चाहिए। ये गुलाम नबी आजाद का कहना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं या नॉर्थ ईस्टर्न रियासतें हैं वो अपने आप को आइसोलेटेड समझते हैं। कश्मीर के लोग जिनकी सरहदें पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर और चाइना के साथ मिलती जुलती हैं वो ज्यादा ही अपने आप को आइसोलेट समझते हैं, गुलाम नबी आजाद का कहना है। उन्होंने कहा कि चूंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा भी है तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि वजीर आजम को चाहिए कि वह अवाम में इस आइसोलेशन के एहसास को दूर करने के लिए इकदाम उठाए। आएंगे कुछ देखे जाएंगे, तो कुछ बहुत सारे देखे भी गए, बहुत सारे उद्घाटन भी गए। मुझे लगता है कि आप जम्मू आए, कश्मीर आएंगे तो वहाँ भी कुछ देखे जाएंगे। देखो वो तो हमेशा ही जरूरत है, आज से नहीं, हमेशा, और वो मुसलसल 1947 से जारी रही, वो जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं, मेरा अपना मानना है हिंदुस्तान के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या दूर दराज स्टेट्स है वो हमेशा अपने आप को आइसोलेटेड समझते हैं। और कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीरी खास तौर पे तो बिल्कुल, क्योंकि बॉर्डर के पास चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, पीओ के पास है, वो अपने आप को ज्यादा आइसोलेटेड समझते हैं। लेकिन बहुत सारे चलिए से बात करते हैं जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि इंतखाबात के हवाले से अब हर कोई पार्टी जहां मुत्तहरिक हो चुकी है वहीं पर
पीएचडी कहें या इंडिया ब्लॉक कहें, वो जमातें भी हम देख रहे हैं कि वो आसपास आपस में मिले हुई हैं और इस हवाले से गुप्तशनीद हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर। और सीट शेयरिंग को लेकर जो गुप्तशनीद हो रही है उसमें अभी भी किसी कंसेंसस पर सभी पार्टियां नहीं पहुंची हैं। और खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर की 5 नशस्तें हैं उस पर अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आपस में बैठी हुई हैं और इस हवाले से जो कुछ कोशिशें की जा रही हैं उसके अभी समरात हासिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बजिद रही कि उन्हें लोकसभा की 3 नशस्तें मिलनी चाहिए और पीडीपी भी ये कहे कि हमें 2 नशस्तें दी जाए और कांग्रेस ये डिमांड करे कि हमें 4 नशस्तें दी जाए जबकि टोटल नशस्तें 5 ही हैं, तो फिर क्या जम्मू कश्मीर के अंदर ये इंडिया ब्लॉक का इतिहाद रहेगा? इंडिया ब्लॉक को छोड़ो कि फिर जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज, एक बार कहा जा रहा था कि पीएचडी है, जो पीएचडी की जो तंजीमें कहती आई हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हो, वो हमेशा ही कहती आई है कि पीएचडी एक ऐसी आवाज है, एक ऐसा फोरम है कि जहां से वो जम्मू कश्मीर की आवाम की जो एस्पिरेशंस है उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि हमें सीट शेयरिंग को लेकर ड्यू शेयर नहीं मिल रहा है। फिदा हुसैन से इस संबंध में बात करने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फिदा, जानना चाहेंगे कि अगर पीएचडी जो लोकली एक फोरम था और उसके बाद नेशनली जब हम देखते हैं तो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बन जाता है, तो उसमें अगर कंसेंसस नहीं बन जाता है तो फिर पीएचडी का वजूद कहां पर आप देख रहे हैं? हालांकि पीएचडी का वजूद क्या उससे पहले था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानब से जो फैसला सुनाया गया था, तो उसके बाद भी क्या आप समझते हैं कि इसका वजूद कहीं पर है? देखिए हिलाल, 2-3 चीजें हैं। देखिए अगर पीएचडी सीट शेयरिंग में कामयाब होती है तो पीएचडी जिंदा रहेगी। अगर सीट शेयरिंग में तीनों पार्टियों के बीच कंसेंसस नहीं बना तो शायद पीएचडी भी चला जाएगा, क्योंकि पीएचडी इसीलिए बना। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि डीडीसी के जब इंतखाबात हुए तो एक साथ डीडीसी इंतखाबात लड़ा गया यहाँ पे। उसके बाद पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए और उनके मुकाबले में कहीं पे कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। हालांकि उस वक्त भी कई सारे आजाद उम्मीदवार, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो प्रॉक्सी कैंडिडेट थे कुछ पार्टियों ने खड़े किए हैं। उसके बाद हालांकि ये भी इशारा दिया गया था कि अगर पीएचडी बनाया गया तो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स का काम क्या है। लेकिन अब लोकसभा के इंतखाबात है, सबकी नजरें अनंतनाग राजौरी सीट पर है। अनंतनाग राजौरी सीट पर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया है कि यहां से हम अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। उसके बाद एक बार फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग होती है, उसमें एक बार फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सामने आते हैं, कहते हैं कि जब हमने 3 लोकसभा सीटें जीती है तो फिर अगर हम छोड़ देंगे तो उसका मतलब क्या होता है। हम तीनों सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे उन्होंने अंदर अंदर से ही अपनी तैयारियां जो है वो शुरू भी की है। लेकिन उसके बाद पीएचडी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है वो दावा कर रही है कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त जो है वो पीडीपी के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद देखा गया जो पीडीपी का कैडर है वो भी कहीं ना कहीं पे उन्होंने जो काम करना है वो शुरू किया है। लेकिन अब जब इन तीनों पार्टियों के बीच अगर यहाँ पे बात नहीं बनती है तो पीएचडी भी नहीं रहेगा, इंडिया अलायंस भी नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर में। तो ये अपने अपने तरीके से अपने हम देख रहे हैं कि पीएचडी ने ही इससे पहले जो डीडीसी इंतखाबात हुए थे उसमें मुश्तरका तौर पर वो चुनाव लड़े थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब असेंबली या लोकसभा इंतखाबात की बात आती है जिसमें खुद जो पार्टी के बड़े बड़े लीडरान जो है वो शिरकत कर रहे हैं और सबकी नजरें इसी चीज पर मरकूज है कि अगर यहाँ पर कोई कंसेंसस इनका नहीं बना और यहाँ पर अगर सीट शेयरिंग पर कोई एतमाद या इत्तेफाक नहीं बना तो फिर अवाम की नजर में भी पीएचडी जो है इसे एक हिस्ट्री समझा जा सकता है। देखिए जाहिर सी बात है हिलाल की जब इन तीनों पार्टियों के बीच कोई बात नहीं बनती है तो अवाम में तो कहीं ना कहीं पे तजज्जुब जो है वो तो रहेगा ही कि कल तक तो ये बातें कर रहे थे पीएचडी की, अब जब सीट शेयरिंग की बात आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, पीडीपी मानने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस कहती है। मैं आपको ये भी बता दूंगा यहाँ पे अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पे जो हमारा जराए है वो ये कहते हैं कि जब कुछ लीडरान कांग्रेस से वो नाराज होके उन्होंने गुलाम नबी आजाद का दामन जो है वो थाम लिया। उन्होंने कहा कि शांगस कानाचौंसी कांग्रेस के पास थी और उसके बाद मोहम्मद
मोहम्मद अमीन भट्ट जो कि साबिक एमएलए है, इस वक्त अपनी पार्टी से, ये माफ कीजिएगा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से, वो तब कांग्रेस के साथ थे। तो उन्होंने कहा कि अगर हम वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो फिर कांग्रेस भी दावा कर रही है यहाँ पे, लेकिन अगर इस बीच इन तीनों पार्टियों ने आपस में अगर इनका समझौता नहीं होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही है कि रविंदर रैना अनंतनाग पुंछ पार्लिमानी निशस्त के लिए बीजेपी के उम्मीदवार हो गए, तो उनका मुकाबला सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी होगा, कांग्रेस से भी होगा। अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ये भी बातें सामने आ रही है कि शायद अगर पीडीपी के साथ बात नहीं बनती है तो शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बात बनेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू की सीटें छोड़ने के लिए तैयार है। तो यहां से कांग्रेस कहेगी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमारे जम्मू में सपोर्ट कीजिए, हम कश्मीर में सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे आने वाले जो 1-2 दिन है, जिस तरह से इशारा मिल रहा है काफी अहमियत के हामिल आने वाले कुछ दिन है। फिदा हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़ में अपना जो रिपोर्ट है या राय है रखने के लिए, और जरा के हवाले से जो खबरें आ रही है वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर आइंदा के कुछ दिन काफी अहमियत के हामिल है और देखने वाली बात होगी कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा इंतखाबात को पेश नजर इन तीन जमातों के दरमियान कोई इत्तेहाद, कोई एतमाद बन जाता है, कोई कंसेंसस बन जाता है। क्योंकि अगर कोई कंसेंसस नहीं बनता है तो फिर आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पीएचडी का वजूद जो है वो भी बहुत खतरे में है। चलिए बात करते हैं डेली वेजर्स की, और उन डेली वेजर्स की जो फॉरेस्ट डिवीजन सिंध गांधरबल के अंदर काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब अलग अलग मरहलावार तरीकों से नौकरियों से बरतरफ किया गया है, डिपार्टमेंट से बरतरफ किया गया है। ये विजुअल जो आप देख रहे हैं ये दरअसल बड़े पुराने हैं, क्योंकि यही लोग थे जो एहतजाज भी करते थे और उनका मानना था कि उन्हें उनके जो मुतालबात हैं उन्हें पूरा किया जाए। और इस हवाले से लगभग 256 के करीब जो ये डेली वेजर्स है उन्हें नौकरियों से बरतरफ किया गया है। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ ईजैक या उसके साथ साथ जो डेली वेजर्स फोरम के जिम्मेदारान हैं उनका क्या कुछ कहना है। सज्जाद परे ने इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं उनको एथोराइज किया गया था, जहां पे आपको जरूरत है, जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स को बिना कोई फॉर्मल ऑर्डर इशू किए बगैर लगा सकते हैं। आज अब वो बुढ़ापे की उम्र में चले गए हैं, अब वो उम्र रसीदा हो चुके हैं, रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचे हैं, अब वो किसी मजदूरी के काबिल नहीं है, कोई काम करने के काबिल नहीं है। आज आप उनको ये कह रहे हैं कि आप इलीगली लगे हो, आज आपको निकाला जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर हसीब द्राबू साहब थे तो उनके साथ जब हमांगत स्ट्राइक पर थे तो उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, जिस एग्रीमेंट के तहत SRO 520 निकाला गया है। उसमें यह कहा गया है कि जो भी कैसे भी लगे, किस तरीके से लगे, इस वक्त डिपार्टमेंट की खिदमत कर रहे हैं, 20 साल से 10 साल से डिपार्टमेंट की खिदमत कर रहे हैं, उनके हवाले से SRO 520 निकाला गया और उसमें हमारी क्लेम को माना गया और यह कहा गया कि आपकी रेगुलराइजेशन की जाएगी। आज ये कहना कि ये गलत तरीके से लगे हैं, ये उनके साथ नाइंसाफी है। सरकार को इस फैसले पर नजरसानी की करने की जरूरत है। और मेरी तमाम उन कैजुअल लेबर से गुजारिश होगी जो महकमा जंगलात में काम कर रहे हैं कि वो अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाए। चलिए, सज्जाद परे को आपने सुना, उनका कहना है कि जब साबिका सरकार थी बीजेपी और पीडीपी की सरकार, जब हसीब द्राबू जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस वक्त उन्हें तस्लीम किया गया था और जो कोई SRO उस वक्त निकाला गया था उसके मुताबिक ये कहा गया था कि आइंदा इनकी रेगुलराइजेशन भी हो जाएगी। फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल, क्या मामलात है, क्या इल्जामात है जिसको बुनियाद बनाकर इन डेली वेजर्स को नौकरियों से या जो उन्हें एंगेज किया गया था डिसएंगेज किया जा रहा है? देखिए हिलाल, 4 दिसंबर 2023 को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जो फॉरेस्ट इकोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी, उन्होंने एक मीटिंग की थी अपने अफसरों के साथ और उन्होंने ये आदेश दिए थे कि जितने भी फॉरेस्ट डिवीजन जितने भी कश्मीर में है वहां पे जितने भी डेली वेजर्स काम कर रहे हैं उनकी आप
वेरिफिकेशन कीजिए और देखिए कि वो किस चैनल से इस डिपार्टमेंट में एंगेज हुआ है। और इसमें से फिलहाल जो सिंध डिवीजन में करीबन 256 कैजुअल लेबर्स मुलाजिम काम करते थे, तो 1994 से वो इसमें काम करे, तो उनके खिलाफ फिलहाल ये ऑर्डर है कि ये इलीगल वे से पॉलिटिकल लीडर्स ने इनको पॉलिटिकल गेन के लिए यहाँ पे लगाया था ताकि उनको पॉलिटिकल फायदा मिले। फिलहाल ये शुरुआत गांधरबल के सिंध डिवीजन से हुई है, लेकिन जितने भी बाकी डिवीजन है उनको ऑर्डर दिया गया कि आप अपने इन तमाम कैजुअल लेबर डेली वेजर्स की वेरिफिकेशन करेंगे और देखेंगे कि ये किस चैनल से लगे हुए। अगर ये लीगल वे से लगे हुए हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट देखिए, इनकी जरूरत कितनी है, उसके बाद इनको आउटसोर्स कीजिए। और अगर कोई इलीगली लगा है तो उसको बाधा तौर पर निकालिए। और टोटल जो तादाद है जो फॉरेस्ट डिवीजन में डेली वेजर्स के, वो 1400 के करीब है, और जो मुख्तलिफ डिवीजन में काम करते। अब जो फिलहाल ऑर्डर या शुरुआत है सिंध डिवीजन से हुई है, जहां पे 256 के करीब जो डेली वेजर्स थे उनको निकाला गया है और फिलहाल वो सरापा एहतिजाज है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इन्होंने अपनी लाइफ का प्राइम टाइम इस डिपार्टमेंट को दिया है। 1994 वो टाइम है जब यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी, उस टाइम इन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डाल के जंगलात का तहफ्फुज किया। लेकिन आज सरकार कहती है कि इलीगल कहने के मुताबिक ये लगभग 20 20 से 30 सालों से यहाँ इन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, लगभग 20 साल इनकी सर्विस है, और आज उन्हें कहा जा रहा है कि आपकी तैनाती सही तरीके से नहीं हुई है। फिलहाल फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने तासरात और इस न्यूज को लेकर अपडेट देने के लिए। तो जो लोग 20 से 25 सालों से अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वैसे तो डेली वेज, वैसे तो कैजुअल, लेकिन आज उन्हें निकाला जा रहा है ये बुनियाद बनाकर कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है या जो जिस तरीके से आपको एंगेज किया गया था वो सही नहीं था। बहरहाल ये सरकार का डोमेन है और इस हवाले से आगे क्या कुछ होगा वो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। चलिए बात चाडूरा की करते हैं, और चाडूरा के नागाम इलाके में से यह खबर आ रही है कि यहां डलीपुरा नागाम चाडूरा से 55 साला शख्स अब्दुल मजीद लोन कल से ही लापता है, और उसके घर वालों के मुताबिक वो कल सुबह 8 बजे घर से खेत पर काम करने के लिए निकला था, मगर तब से उसका कोई अता पता नहीं है। हालांकि घर वालों ने इसको हर जगह ढूंढा मगर कहीं पे भी उसका कोई पता नहीं चला, और मज़कूरा शख्स का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। उन्होंने इस हवाले से जो लवाहिकीन हैं उन्होंने इस हवाले से नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके घर वालों ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी को इसके बारे में कुछ पता चले तो उन्हें मुत्तला किया जाए। द्राय सुबह 7:30 चाय तो अपोर और तुल वापस दोपन ऐ कूता टाइम लगी अत सिन रन्नस, मे अत लग टाइम, दोपन बह गसा यीतिस कालस वुडर, मे दोपस सै रात यव तक वह क्या बे गसन, दोपन ना बह दिमे नजर यीतिस कालस तैयार करक और ये गो खा और अनो कुल तम रुवो। यह द्राव 20 मिनट पे 8 बह 12:30 बजन तान अमिस इंतजार करान यी और तो गो खा 12:30 तान ना द्राव ओहद यह निशाना क्या यह घर 12:30 द्रायस बह पान तो बह गयस नाड़स कुन मे दिस ओकुन नजर अत वुच मे यह कहें अत बकरवाल डेरस इन पृछ मे यमो दोप ना योतन आव न कह वुनिक तान ना यह नोन कह वन बह अपील करान पन्न बायन बेन माजन अगर कुन जाए यह नफर वुन यह वातन मे पन गर दपस यह अगले घर वाजन कस त्रन मौसम बच जन खानदर कर तम मोहनी कह पन गर वात कत जाए बिहत। बस अपील करान पन्ने हंदन बायन मे वन तो यह पन गर यह कतत न अगर कंस बंद थोमुत यह त्रो यल, अगर कुन जाए निंदर पे अगर कंस वुच तो यह वातन मे गर। रात सुबह 8 बजे पे अब्दुल मजीद लोन बस सर वातान मे बेमार सुबह 8 बजे द्राव सह ये खानदार वनस गो जमीन पे खा अत रोहन कड़न अम दस बह कर कुल कर रोहन चूर अम पे वन अमिस मे सब्जी बना बत वत रन तान कि लेट पन थोड़ा अत जमीन वन सत करीब 1 किलोमीटर दूर याद छल वन नाव अम दस बह दिम तान अत नजर तो बह और तो अत खमो बत फुल खमो वो तो अत गो खा।